जय हिंद। कोई साथ दे या ना दे, मैदान में अकेले बेखौफ लड़ते रहो। जीत जाओगे तो सिकंदर और हार जाओगे तो सलाहकार कहलाओगे। तो बस इसी उम्मीद और इसी आशा की दीपक के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। कभी भी हताहत नहीं होना है। खुद को अंदर से जो मोटिवेट रखना है वो आपको रखना पड़ेगा। पल पल आपको वैसे लोग मिलेंगे जो आपको लक्ष्य से भटकाने का काम करेंगे, तो वो सबको इग्नोर कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर पूरी आक्रामकता के साथ तीव्र गति से आगे बढ़िए, क्योंकि सफल लोगों के पीछे पूरा जहां खड़ा होता है और असफल लोगों के पीछे कोई नहीं होता। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। और आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती है ना, वो कभी महान नहीं बन सकता है। ये मेरे विचार नहीं है, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का विचार है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन पहला ही क्या बोला गया कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। अब देखिएगा, संपूर्ण क्रांति की जब बात आया है तो भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा की अगर बात करते हैं तो किसने दिया था, तो कहे कि जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण आया था, यहाँ पे से एक आंसर टिक लगा करके हम आगे नहीं बढ़ जाएंगे। उस तरीके से अगर आपको किन्हीं बच्चों को लगता ना, जो नए नए हैं ना, उनको लगता ना कि हम 1 घंटा में दम 1000 क्वेश्चन बना लेंगे ना, तो हम बहुत तेज कहलाएंगे। अरे भाई, अभी काफी नादान हो। ठीक है ना, आप चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, वन लाइनर केवल इसको टिक कर दिए आगे बढ़ गए, तुम 1 लाख का नहीं बना लो, क्या उसे सिलेक्शन हो जाना है? नहीं। तो जो सीनियर है वो तो समझते ही हैं, जो नए बच्चे हैं वो नहीं समझते, देर से समझते हैं। तब तक उनको तो पंचफेसल तो निकल ही जाता है। जयप्रकाश नारायण की अगर बात करते हैं तो जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका 1902 ईस्वी में। ठीक है, अगर बात करते हैं कि इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है, तो इनके उपनाम की अगर हम बात कर देते हैं तो इनका उपनाम क्या है, तो लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इन्हीं को कहा जाता है। तो ये भी काफी ज्यादा आपको पूछा जाता क्वेश्चन है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, या इनको जेपी कह दीजिए, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बात करते हैं ये संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किए थे। संपूर्ण क्रांति का, तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किए थे, ये किए थे 5 जून को। कब, तो 5 जून 1974 को। कहा में, तो कहे कि ये हमारी पटना में किए थे। ठीक है, ये पटना के थे। लेकिन आपसे पता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में जैसे में आरोही कोई एग्जाम दीजिएगा ना, तब काफी ज्यादा पूछा जाता है कि इनका जन्म जो हुआ था किस गांव में हुआ था। तो इनका जन्म की अगर बात कर देते हैं तो सिताब दियारा गांव में हुआ था। कहाँ, तो सिताब दियारा गांव में हुआ था। ये गांव कहाँ पड़ता है, तो कभी कभी जिला भी पूछ देता है। ये जिला कहाँ है, तो जिला है ये सारण जिला में। कहाँ में पड़ता है, तो ये सारण जिला। ठीक है, जैसे में आप ये बिहार का ये मैप देखे होंगे ना ऐसे, तो ये हो गया गोपालगंज, ये हो गया आपको सिवान हो गया, और यहाँ पे जो आप नीचे जो देख रहे हैं यही तो आपका सारण जिला है। तो यही सारण जिला में। लेकिन एक बच्चे कंफ्यूज ज्यादा करते हैं एक चीज में कि अच्छा राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था। तो देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद का जन्म की अगर बात कर देते हैं तो ये सिवान जिला में हुआ था। कौन से जिला में, तो सिवान जिला में जन्म हुआ था किनका, तो कहे कि राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिवान जिला में। कौन से गांव की अगर बात कर देते हैं तो इनका जो गांव था जीरादेई गांव था। ठीक है, इनका जो गांव था क्या, तो जीरादेई गांव। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं कि एकदम कंफ्यूज करके पूरा हौच पौच कर लिए, एकदम पता नहीं चल रहा है कि ले भैया क्या हो गया। तो अच्छे तरीके से आपको जहां पे कंफ्यूजन होता है वहां पे हम खुद बता देते हैं। सिद्धार्थ दियारा में किनका जन्म हुआ था, तो कहे कि जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। कहाँ, कौन से जिला में, तो सारण जिला में। सारण जिला तो आपने बता दिया। ठीक है, लोक नायक के नाम से इन्हें जाना जाता है, जिनको आप जेपी भी बोल सकते हैं। 5 जून 1974 ईस्वी को क्या करते हैं, ये संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं पटना से। ठीक है, पटना के गांधी मैदान से करते हैं। ठीक है, बात करते हैं तो ये 1900, इनकी मृत्यु की अगर बात कर देते हैं तो इनका मृत्यु कब हो जाता है, तो मृत्यु हो जाता है 1979 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। अगर बात करते हैं कि भारत रत्न इनको कब दिया गया था, तो भारत रत्न इनको मिला था मरणोपरांत 1999 ईस्वी में। ठीक है, भारत रत्न कब मिलता है इनको, 1999 ईस्वी में। तो ये पूछा जाता है। अच्छा, इनसे और भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछा जाता है। बट जैसे में पूछा जाता है क्या कि अखिल भारतीय, जैसे मैं यहाँ पे लिख देते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अगर इसका हिंदी की बात कर देते हैं तो अखिल भारतीय, यहाँ पे लिख देते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी। अखिल भारतीय कांग्रेस
समाजवादी पार्टी। अब देखिएगा कई बच्चे तो सिर्फ एक क्वेश्चन आगे मार करके तो निकल गए होंगे, जयप्रकाश नारायण। अब देखिएगा कितने सारे क्वेश्चन, क्या ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं? तो बस इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो बात कर देते हैं तो इससे ये जुड़े हुए व्यक्ति थे समाजवादी पार्टी से। तो अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना कब होता है? तो कह के 1934 को इसका स्थापना होता है, ठीक है। अगर बात कर देते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे और महासचिव कौन थे, तो इसके महासचिव की अगर बात कर देते हैं तो महासचिव थे यही जेपी बाबू। कौन थे? तो यही जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे। अगर बात कर देते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष की अगर बात कर देते हैं तो आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। देखिएगा इस तरीके से आपको आगे भी बढ़ते चलना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? तो कहे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और हम बता देते हैं, जब यहाँ पे आ गए हैं तो बिहार से संबंधित तो एग्जाम पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। एक है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अगर बात कर देते हैं, सोशलिस्ट पार्टी का बात कर देते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी का बात कर देते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो देखिएगा कई व्यक्ति हैं इनसे संबंधित। एक है कौन? रामवृक्ष बेनीपुरी, और एक व्यक्ति है रामाकांत मिश्र, और एक और व्यक्ति है कौन? तो कहे कि गंगा शरण। तो आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है, तो इस तरीके आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कौन कौन व्यक्ति कर रहे हैं? ये रामवृक्ष बेनीपुरी, रामाकांत मिश्र और गंगा शरण। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इसका आंसर भी तो मिल गया होगा, तो कि हाँ इसका आंसर हमें मिल गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। क्या आप खुद बताइएगा, क्या इस तरीके से आपको जब पढ़िएगा तो क्या आपको रिवीजन नहीं हो रहा है? और जो आपको जो इतने सारे ना एक बुक में नहीं दिए जाते हैं, नहीं होगा तो आप खोज करके देख लीजिएगा, फिर उसके बाद में बताइएगा क्या इतने सारे कंटेंट है एक बुक में दिया हुआ? तो नहीं। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ले लिया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया कि भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन किसने आरंभ किया था? देखिएगा भूदान और ग्राम दान आंदोलन करने का रीजन क्या था? पहले रीजन को समझिए, भूदान और क्या ग्राम दान। जैसे में हमारा भारत आजाद हुआ था, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय क्या था ना कि किसी लोगों के पास में बहुत सारे जमीन है, तो बहुत मतलब 200 बीघा 300 बीघा जमीन है, किसी के पास कुछ जमीन नहीं है। जो जमींदार वगैरह थे उसके पास तो जमीन बहुत सारे थे, जो आपको जो मजदूर वगैरह थे उसके पास जमीन नहीं थे। तो अब ये विनोबा भावे जो है, ये विनोबा भावे क्या करते हैं कि देखिएगा सभी लोगों को समान वितरण किया जाए, यानी जिनके पास में जमीन नहीं है उनको जमीन दिया जाए। तो विनोबा भावे की अगर बात कर देते हैं तो ये भूदान आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं कि देखिए भैया स्वेच्छा से क्या कीजिए कि आप अपना भूमि को दीजिए, ठीक है। स्वेच्छा से आप अपना भूमि को दीजिए, और स्वेच्छा से दीजिएगा, फिर वही भूमि हम क्या करेंगे, जिनके पास में भूमि नहीं है वो भूमि उनको क्या कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में उठेगा कि अच्छा सबसे पहला जो था भूदान आंदोलन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो कहे कि ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। तो आंध्र प्रदेश में कहा? तो पोलमपुरम में, ठीक है। पोलमपुरम में इसका क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। तो आपको ये भी पूछा जाता है, तो आपको इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कब शुरुआत होता है? तो कहिए कि 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी में इसकी क्या होती है? भूदान आंदोलन। और फिर भूदान आंदोलन के बाद में क्या किया जाता है? ग्राम दान आंदोलन को क्या किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है। किनके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। परंतु ये उतना सफल नहीं हुआ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ये सफल आंदोलन इस तरह का। अब कौन है अपना जमीन देगा? जी खुद ही बताइए। हमें स्वेच्छा से कोई देना चाहेगा? तो कहेगी नहीं भैया, बहुत कम लोग देना चाहेंगे। तो यही चलते उतना ज्यादा सफल ये आंदोलन नहीं हो पाया था। तो एग्जाम में तो जो पूछा जाता है तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। कौन? तो विनोबा भावे हो जाएंगे, ठीक है। अभी जयप्रकाश नारायण के बारे में हमने देखा, चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? देखिएगा महात्मा गांधी की अगर बात कर देते हैं तो महात्मा गांधी क्या था? देखिएगा अगर बात कर देते हैं कि 1932 ईस्वी में ये क्या किए थे? अखिल भारतीय छुआछूत, यहाँ पे लिख देते हैं अखिल भारतीय छुआछूत, यहाँ पे लिख देते हैं छुआछूत का ये क्या किए थे? स्थापना किए थे, ठीक है। छुआछूत का स्थापना किए, और फिर इसके
साथ ही क्या किए थे कि हरिजन नामक पत्रिका का प्रारंभ किया था। हरिजन नामक क्या था, एक पत्रिका इनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो इसको कब प्रारंभ किया गया था, तो ये पत्रिका को प्रारंभ किया गया था 1932 में। किनके द्वारा, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं, इसे हम मिटाते हैं, थोड़ा और भी हमें और भी बताना है, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बात है यहाँ पे केसरी का। ठीक है, तो केसरी का संपादक कौन था, यानी केसरी जो पत्रिका था उसका संपादक कौन थे, तो देखिएगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो आप जानते हैं ना, तो कि हाँ हाँ बिल्कुल जानते हैं। तो केसरी की अगर बात कर देते हैं तो ये कौन थे, तो कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा क्या है, तो कहे कि जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये पूछा जाता है जन्मसिद्ध क्या है, तो कहे कि अधिकार है। तो पूछा जाता है कि किनके द्वारा कहा गया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, जो उग्रवादी दल से संबंधित थे। अगर बात कर देते हैं कि ये केसरी की अगर बात कर देते हैं, तो देखिएगा केसरी एक क्या लिखे थे, पहले की बात कर देते हैं, तो गीता रहस्य। गीता रहस्य किनके द्वारा लिखा गया था, तो देखिएगा इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और बात कर देते हैं केसरी। तो पूछा जाता है कि केसरी कौन सी भाषा में लिखा गया था, और एक लिखा गया था कौन इनके द्वारा, तो मराठा। मराठा की बात कर देते हैं, तो ये कौन सी भाषा में, तो कहे कि इंग्लिश भाषा में। और केसरी की अगर बात कर देते हैं, तो केसरी कौन सी भाषा में, तो ये कहे कि मराठा भाषा में लिखा गया था। किनके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, अगर बात कर देते हैं इनका मृत्यु कब होता है, तो कहे कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इनका क्या हो जाता है, तो मृत्यु हो जाता है। जो असहयोग आंदोलन के ये क्या थे, समर्थक थे। असहयोग आंदोलन के क्या थे, ये समर्थक थे। लेकिन जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। हरिजन का तो समझ में आ गया कि एक कौन थे, तो ये महात्मा गांधी थे। ठीक है, नेशनल हेराल्ड की अब बात कर देते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन, यानी मोतीलाल नेहरू के कौन बेटा जी। ठीक है, अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये नेशनल हेराल्ड के क्या कहते हैं, पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, द हिंदू की अगर बात कर देते हैं, तो द हिंदू का ये 1878 ईस्वी में किया गया था। इसका हेड क्वार्टर की अगर बात कर देते हैं, तो कहाँ है, तो चेन्नई में है। कहाँ में है, तो चेन्नई में। सुब्रमण्यम अय्यर है। सुब्रमण्यम अय्यर। अब हिंदी को मत उतना गौर कीजिएगा कि कैसे लिख रहा है, यहाँ पे बोलना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है, तो कहीं मिस होता है तो उस तरीके से आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्या हो गया, तो सुब्रमण्यम अय्यर इसके क्या थे, तो संपादक थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी काफी आसान क्वेश्चन है। 1873 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो कहे कि ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा। ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा क्या किया गया था, तो इसका स्थापना किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस मिशन की। तो रामकृष्ण परमहंस मिशन का स्थापना किसने किया था, तो रामकृष्ण परमहंस मिशन का स्थापना किया था कौन, ये व्यक्ति कौन थे, तो ये विवेकानंद थे। इनका स्थापना कब हुआ था, रामकृष्ण परमहंस मिशन का 1897 ईस्वी में। ठीक है, शिकागो सम्मेलन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब देखिएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखना। तो देखिएगा अगर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। इसके दोनों के बारे में हम एक जो आज टॉपिक है वो कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, चीजों को पहले अच्छे तरीके से समझिएगा। जो बच्चे नए होंगे और तो उनको तो हड़बड़ाहट लगेगा कि भाई हमको तो 1 घंटा में 1000 क्वेश्चन करना है, हमको तो मास्टर साहब बताए हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है। तो भाई उनके लिए तो आप बेकार वीडियो देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने जाना है। ठीक है, जो सीनियर बच्चे हैं उनको पता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले देखिएगा एनी बेसेंट को, दोनों को देख लेते हैं। होम रूल लीग के बारे में तो जानते हैं, तो कि हाँ भैया होम रूल लीग के बारे में तो जानते हैं। होम रूल लीग आंदोलन की अगर हम बात कर देते हैं, तो एक होम रूल लीग किसका है, तो कहिए कि एक है एनी बेसेंट का, और एक होम रूल लीग किसका है, तो कहिए कि ये किनका है, तो कहिए बाल गंगाधर तिलक का। होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग। ठीक है, यहाँ पे होम रूल क्या, तो लीग। अब देखिएगा इसको हम समझते हैं, आपको समझाते हैं। देखिएगा ये किनका है, ये बाल गंगाधर तिलक वाला है। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और ये किनका है, तो कहिए कि ये एनी बेसेंट का है। ठीक है, एनी बेसेंट का। दोनों ने ही स्थापना किया था, बट जानते हैं पूछा जाता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। इनका जो स्थापना हुआ था, ये होम रूल लीग का, ये जो स्थापना किए थे, कब की बात किए हैं, तो ये अप्रैल 1916 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं एक इसका, ये एनी बेसेंट का, तो ये
सितंबर 1916 ईस्वी में। तो पहले कौन किए हैं? तो होम रूल लिखा ये बाल गंगाधर तिलक। अगर बात कर देते हैं इनका क्षेत्र कहाँ तक बटा हुआ था, तो इनका क्षेत्र की अगर हम बात कर देते हैं तो ये बंबई को छोड़ दीजिए, बंबई को छोड़ने के बाद में इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था, तो कहिए कि कर्नाटक था, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र था, और फिर उसके बाद में संयुक्त प्रांत था, और फिर उसके बाद में मध्य प्रांत था। तो मध्य प्रांत और बरार भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना था, और बाकी जो अगर शेष देश की अगर बात कर देते हैं तो शेष क्षेत्र किसके हिस्से में था, तो कहिए कि ये एनी बेसेंट के हिस्से में था, ठीक है। लेकिन यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाता है। तो कहिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसका उद्देश्य क्या था, ये दोनों का उद्देश्य क्या था। देखिएगा उद्देश्य की अगर बात कर देते हैं तो इनका उद्देश्य था कि हमें डोमिनियन राज प्राप्त किया जाए। जिस तरीके से मतलब कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारा राजा ठीक है तुम रहोगे, लेकिन हमें डोमिनियन स्टेट क्या कर दो, प्राप्त कर दो, ठीक है। यानी सब काम धाम हम करेंगे, नाम तुम्हारा सिर्फ रहेगा। जैसे में आज हमारे भारत देश में राष्ट्रपति बैठते हैं ना, तो अब राष्ट्रपति नहीं बैठते, ठीक है ना, वहां का रानी रहता, रानी का नाम रहता, ठीक है। तो उस तरीके से डोमिनियन बोला जाता है। तो हम डोमिनियन राज्य की प्राप्ति की बात किया था, डोमिनियन, ठीक है, डोमिनियन का दर्जा देने की बात किया जा रहा था, ठीक है। यहां से नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अध्यक्ष की अगर हम बात कर देते हैं तो जोसेफ बैप्टिस्टा कौन थे, तो कहिए कि जोसेफ बैप्टिस्टा, ये जोसेफ बैप्टिस्टा क्या थे, तो कहिए कि इसके अध्यक्ष थे। यानी बाल गंगाधर तिलक वाला जो होम रूल लीग था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो कहिए कि जोसेफ बैप्टिस्टा। अगर सचिव की बात कर देते हैं तो एनसी केलकर इसके क्या थे, तो कहिए कि सचिव थे। लेकिन 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 अगर हम बात कर देते हैं कि ये एनी बेसेंट वाला जो होम रूल लीग था उसके सचिव कौन थे, तो इसके सचिव पूछा जाता है, तो इसके सचिव कहीं केवल चर्चा किया गया है। तो सचिव इसके कौन थे, तो जॉर्ज अरुंडेल थे। कौन थे, तो कहिए कि जॉर्ज अरुंडेल थे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ में आ गया पूरी तरीके से। चलिए अगर बात कर देते हैं एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट जो थी ना, इनके द्वारा जो कुछ लिखा गया था, एक था न्यू इंडिया, इनके द्वारा क्या लिखा गया था, तो पुस्तक था न्यू इंडिया, और एक तो और क्या था, तो क्या कि कॉमन बिल था, ठीक है। अभी तो हमने देखा बाल गंगाधर तिलक का केसरी देखा, फिर उसके बाद में मराठा देखा, गीता रहस्य देखा, वो तो अभी तो हमने देखा, तो कहे कि हाँ देखा, तो समझ में आ गया। इसका आंसर हमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ज्योतिबा फुल्ले। चलिए आगे देखते हैं अगले पर। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तब ले लीजिएगा, और अपने कॉपी में खुद से नोट डाउन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखे या पढ़ लेंगे, तब ऐसा पढ़ने वाले बहुत हैं, समझ में आ रहा है ना। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, पहले अब स्वराज पार्टी को अब देख लेते हैं। छुट्टी आ गया भाई। अब देखिएगा स्वराज पार्टी की अगर बात कर देते हैं, इसे एक मिनट, थोड़ा छुट्टी आ गया है, स्क्रीन पे हटा देते हैं इसे, हट गया। चलिए देखिए स्वराज पार्टी की अगर बात कर देते हैं तो देखिएगा स्वराज पार्टी के कल भी हमने चर्चा किया था स्वराज पार्टी के बारे में, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, तो कहे कि 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कहाँ में, तो कहे कि इलाहाबाद में। अब ये इलाहाबाद में जब स्थापना होता है तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष पूछा जाता है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष की बात कर देते हैं तो कौन थे, तो कहे कि चित्तरंजन दास थे, ठीक है, चित्तरंजन दास थे। अगर बात कर देते हैं कि इसके महासचिव कौन थे, तो महासचिव की अगर हम बात कर देते हैं तो इसके महासचिव कौन थे, तो नेहरू जी के पप्पा कौन, तो कहे कि मोतीलाल नेहरू। कौन थे, तो कहे कि मोतीलाल नेहरू। इनसे और संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे, तो देखिएगा संबंधित व्यक्ति की अगर बात कर देते हैं तो विट्ठल भाई पटेल के बारे में तो जानते हैं ना, तो विट्ठल भाई पटेल इनसे संबंधित है। फिर उसके बाद में एनसी केलकर थे, ठीक है, एनसी केलकर थे। फिर और उसके बाद में कौन थे, श्रीनिवास अयंगर थे, श्रीनिवास अयंगर थे, ठीक है। तो पता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी से कौन व्यक्ति संबंधित नहीं थे, ऐसा ऑप्शन डाल देगा, दिमाग में घूम जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे बताते हैं, समझ में आ गया। कब स्थापना होता है, 1923 ईस्वी में, इलाहाबाद में। अध्यक्ष कौन, तो चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है, तो कहे कि देश बंधु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, तो कहे कि देश बंधु के नाम से जाना जाता है। 1922 ईस्वी की अगर बात कर देते हैं तो कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, तो कहे कि गया अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो कहे कि अध्यक्षता की अगर हम बात कर देते हैं तो अध्यक्षता कौन किए थे, तो चित्तरंजन दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। समझ में आ रहा है, तो कहे कि हाँ भैया समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखते हैं अगले पर। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया होगा, कहाँ गया जी,
तो इसका आंसर तो मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। अब पहले चीजों को समझिएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन की अगर बात कर देते हैं तो असहयोग तो सबको पता है कि 1920 ईस्वी में, लेकिन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। तो देखिएगा 1918 ईस्वी में क्या था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, सबको आशा था कि भारत को आजादी मिलेगा। फिर उसके बाद में ये जो टर्की के खलीफा था उसके खिलाफ काफी ज्यादा कठोर निर्णय लिया जा रहा था, किसके द्वारा, तो ब्रिटेन के द्वारा। और वहां के खलीफा के खिलाफ बहुत सारे काम किए जा रहे थे। तो इस खलीफा के सपोर्ट में ही जो इंडियन लोग का जो मुस्लिम था ये आंदोलन स्टार्ट किया था, खलीफा के सपोर्ट में ही। वो आंदोलन क्या था, तो कहिए कि खिलाफत आंदोलन। क्या क्या था, तो कहिए कि खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन की बात कर देते हैं तो भारत में एक दिवस मनाया गया था उस टाइम, तो खिलाफत दिवस। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, तो 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को मनाया गया था। ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया था। और गांधी जी ने देखा कि देखो भाई मुस्लिम है, इस तरीके से जो खिलाफत टर्की के खिलाफ, टर्की में जो किया जा रहा है अत्याचार, उसके खिलाफ ये लोग आंदोलन स्टार्ट किए हुए खिलाफत और असहयोग के नाम से हम क्या कर देते हैं, एक आंदोलन छेड़ देते हैं यहाँ पे, जिससे हिंदू मुस्लिम में क्या हो जाएगा कि एकता हो जाएगा, और दोनों में एकता हो जाएगा और ये आंदोलन भी हिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ही यानी कहने का मतलब क्या है कि खिलाफत आंदोलन के समय ही असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था, नाम रखा गया था आगे, जिसका खिलाफ ये मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था कि आप राजनीति को ये धर्म से नहीं जोड़ने की कोशिश करो। ये ऐसा स्टेटमेंट है किसका, तो मोहम्मद अली जिन्ना का है। किसके खिलाफ में है, तो कहिए कि महात्मा गांधी के खिलाफ में है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में 1920 ईस्वी के तो आप जानते हैं कि क्या स्टार्ट किया जाता है, तो 1920 ईस्वी को स्टार्ट किया जाता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन तो किस में स्टार्ट हो जाता है, असहयोग की बात करते हैं तो खिलाफत में। और ऐसे भी आप ऑप्शन से छाट करके मार सकते हैं। देखिएगा चंपारण की बात कर देते हैं तो 1917 में हो रहा था, तो खत्म हो जाएगा। नमक तो 1930 में है, तो आसपास में भी नहीं है, खत्म हो गया। भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में है। तो ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन का आपको जानकारी ही होगा, आप ऑप्शन को इलिमिनेट करके भी वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले पर। यहाँ पे देखा गया कि इनमें से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं था। तो अमेरिका स्वतंत्र कब होता है, तो कहे कि 4 जुलाई को स्वतंत्र होता है। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को क्या होता है, तो स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, तो इसके प्रथम राष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो कहे कि प्रथम राष्ट्रपति की अगर बात कर देते हैं तो जॉर्ज वाशिंगटन बनते हैं। कौन बनते हैं, तो जॉर्ज वाशिंगटन बनते हैं। ठीक है, लेकिन एक घटना होता है, पहले इसको बारे में देख लेते हैं, इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं। एक घटना होता है उसके पहले 1773 ईस्वी में, 1773 याद आ रहा है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, याद आ रहा है ना, तो चलिए हाँ, तो याद तो आ रहा होगा। और बोस्टन टी पार्टी, ये बोस्टन टी पार्टी हुआ था। आप नौमा में जब होंगे ना तो काफी ज्यादा इसको पढ़े होंगे। बोस्टन टी पार्टी की अगर बात कर देते हैं तो जैसे में 1760 के दशक की अगर बात कर देते हैं तो ये ब्रिटेन जो था इसका गुलाम किए हुए था अमेरिका को, तो गुलाम किए हुए था, तो कई सारे एक्ट उस पर लागू किए, जिसमें कर वगैरह में कौन था, तो कहिए कि स्टाम्प एक्ट भी था, फिर उसके बाद में आपको ये टी एक्ट भी था, बहुत सारे एक्ट लागू किए गए थे। अब यहाँ से ब्रिटेन से जहाज में बहुत सारे चाय भेजे गए थे और उस पर तो एक्ट लागू हुआ था जिसमें आपको टैक्स देना पड़ता था अमेरिका वासियों को। तो अमेरिका वासी इसके खिलाफ था कि देखो भाई हम तुमको टैक्स देंगे और जो ब्रिटिश संसद जो है वहां पर मेरा कोई प्रतिनिधि बैठा हुआ है और तुम मेरा टैक्स लगाने वाला कौन हो, क्या मेरा कोई आदमी वहां पे बैठा हुआ है और तुम मेरे यहाँ आकर के टैक्स लगाते हो। तो इसके खिलाफ ने क्या बोला गया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो क्या कर नहीं। तो ये किससे संबंधित है, तो कि बोस्टन पार्टी से आपको संबंधित है। इस तरीके से क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमें देखते हैं। क्या बोला गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ, बिल्कुल एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। एडम स्मिथ की लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली। अब देखिएगा कई बच्चे लेसेज फेयर को नहीं समझेंगे तो हम समझाते हैं यहाँ पे। देखिएगा लेसेज फेयर की अगर हम बात कर देते हैं तो लेसेज फेयर सिद्धांत किनका है, तो कहिए कि ये एडम स्मिथ का है, जो अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, एडम स्मिथ की अगर बात कर देते हैं तो लेसेज फेयर, ये लेसेज फेयर है क्या, देखिएगा लेसेज फेयर सिद्धांत ये एडम स्मिथ का है, जिसमें ये कहते हैं कि सरकार को, किसको भैया, तो सरकार को अर्थव्यवस्था में, किसमें, तो कहे कि अर्थव्यवस्था में नाम मात्र का हस्तक्षेप करना चाहिए। किसका कहिए कि नाम मात्र का हस्तक्षेप करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, एडम स्मिथ कहते यही है कि आप बाजार को खुला छोड़ दो,
बाजार को खुला छोड़ दो। ऐसा नहीं कि आप बाजार में जो कोई जैसे में बाजार में जैसे में मांग और पूर्ति वाला चीज है उसको आप खुला छोड़ दो, ठीक है, वो अपने आप हम क्या होगा वो चीजों को निर्धारित कर लेगा। ऐसा नहीं कि उसमें अब सरकार बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किए हुए, हस्तक्षेप कीजिए लेकिन कम कम हस्तक्षेप कीजिए, ठीक है। तो ये कौन बताते हैं, ये लेसेज फेयर के सिद्धांत में यही बताया गया, यानी खुला बाजार को ये क्या करते हैं, प्रोत्साहित करने की बात करते हैं। तो क्या इस तरह की जो अर्थव्यवस्था में जो अगर बात कर देते हैं तो इस तरह के यानी लेसेज फेयर सिद्धांत कौन से अर्थव्यवस्था में सुटेबल हो सकता है। तो ये देखिएगा, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां पे है, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वहीं पे इस तरह की व्यवस्था क्या हो सकता है कि सुटेबल हो सकता है। और सब में जिसमें मिश्रितवादी समाजवादी में बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप जानते हैं कि ये अमेरिका जो है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और वो उसी समय के आसपास की ये घटना है, तो इस तरीके से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमें पूछा क्या गया है, परिणाम नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन पे क्या बोला गया, अगला ऑप्शन पे सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार का स्थापना हुआ। बिल्कुल, सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार का स्थापना हुआ, ये भी सही है। इंग्लैंड में जल्द ही कई सारे सुधार किए गए। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आजाद हो गया तब इसका बाद सुधार किया, ऐसा थोड़ी नहीं कि वही टाइम किया, पहले से क्या नहीं किया जा रहा है, बहुत सारे किए जा रहे हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका तो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। अब तो सब लेकिन तो यहाँ पे मार के चल जाएंगे, बट यही तो समझना है भाई। केवल इस अभी आपने देखा हल्का सा क्वेश्चन, पूरा लेकिन एकदम बना दिया, कलर वगैरह टाइट किया, एकदम मार के गर्दा गर्दा उड़ा दिए कि क्वेश्चन पूछा था। यही थोड़ा सा क्वेश्चन को जब टाइट करेगा ना तो समझ में आ जाएगा। जो जो कलरवा उठाए थे ना वो तुरंत ही अपने आप बंद करे पड़ेगा, ठीक है भैया, मोड़ ले हो। समझ में आया ना, तो चीजों को समझिए। देखिएगा हम समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिएगा 1929 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहिए कि हाँ भाई हुआ तो था। ये कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कहिए कि लाहौर में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो कहिए कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है, यानी जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। चलिए इसी में यह अधिकार दिया गया था, क्या अधिकार दिया गया था, अरे अधिकार ये दिया गया था ना कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर सकते हैं, अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ तो अधिकार मिल गया, आंदोलन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि 12 मार्च की, 12 मार्च 1930 ईस्वी की बात कर देते हैं। गांधी जी कौन, गांधी जी, ठीक है। ये गांधी जी क्या करते हैं कि साबरमती आश्रम से कहाँ तो दांडी नामक स्थान पर क्या कर दे जाते हैं, दांडी नामक स्थान पर ये कूच करते हैं। तो कितने दिन चलते हैं भैया, तो 24 दिन तक पैदल यात्रा करते हैं और 6 मार्च को वहां पर जाकर के नमक को क्या कर देते हैं उबालते हैं, यानी नमक बनाते हैं खुद से समुद्र के पानी से, और नमक कानून को क्या कर देते हैं, ये नमक कानून को तोड़ देते हैं, ठीक है। नमक कानून क्या था कि कोई भी व्यक्ति नमक नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये नमक कानून को तो तोड़ दिया कौन, तो महात्मा गांधी। अब जैसे ही तोड़ते हैं और उसे ही स्टार्ट किया जाता है, तो कहे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब कई लोगों को जानते हैं, अब खुद देखिए यहाँ पे हम कैसे फंसाते हैं आपको सॉरी भाई, देखिए कैसे फंसाते हैं। आपसे पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, तो कई बच्चे 12 मार्च मार करके निकल देंगे, तो समझ रहे ना क्या 12 मार्च होगा। ये दांडी, ये क्या है, दांडी यात्रा है, कब से, 12 मार्च से। शुरुआत यहाँ से हो रहा है, 6 मार्च यहाँ पे लिख दिया, 6 अप्रैल से, यहाँ पे जैसे मार्च के बाद अप्रैल में होगा, 6 अप्रैल से शुरुआत हो रहा है। कौन सा, तो कहे कि 6 अप्रैल से शुरुआत हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब तारीख से हो रहा है, तो 6 अप्रैल से हो रहा है। समझ में तो आ गया ना अच्छे तरीके से, तो क्योंकि हाँ यहाँ तक तो समझ में आ गया। कितने व्यक्ति गए थे भाई, तो देखिएगा व्यक्ति की अगर बात कर देते हैं तो कितने व्यक्ति, तो 78 व्यक्ति गए थे। तो आपके दिमाग में एक चीज घूमेगा कि अच्छा सर्वाधिक व्यक्ति कहाँ से थे, कौन राज्य से थे। तो सर्वाधिक व्यक्ति की अगर हम बात कर देते हैं तो सर्वाधिक व्यक्ति कहाँ में हो रहा है भैया, तो गुजरात में, दांडी इसमें तो गुजरात में है, साबरमती तो गुजरात में है, तो वहीं के ना सबसे ज्यादा व्यक्ति रहेंगे, तो कि हाँ तो गुजरात के ही थे। लेकिन जानते हैं अब बिहारी हैं तो बिहार से तो पूछा जाएगा, तो बिहार से एक व्यक्ति थे गिरिवरधारी चौधरी, गिरिवरधारी
गिरवरधारी चौधरी, पूछा जाएगा गिरवरधारी चौधरी। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जो नमक कानून के लिए जो नमक कानून के लिए जो तोड़ा गया था, तो जो दांडी मार्च किए थे, तो उसमें बिहार का मात्र एक व्यक्ति कौन थे। तो इस तरीके अच्छे लेवल एग्जाम में ना तो होस्ट टाइट कर देता है, तब लड़कन बोलते हैं कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। अरे भाई सिलेबस आप नहीं था, आउट ऑफ आप थे, ठीक है, क्योंकि आपने तो एक छोटा सा चीज पढ़ा और खुद को 30 मार्क खा समझ लिया, ठीक है। देखिए समझ में आ गया यहाँ तक। तो चलिए, हाँ, अब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कौन है, तो एक व्यक्ति नहीं है तो कहिए कि ये पत्रिका है। उस पत्रिका यानी समाचार पत्रिका कह सकते हैं। तो समाचार पत्रिका कौन है, तो समाचार एक पत्रिका है ब्रेल्सफोर्ड। कौन सा है, तो कहिए कि ब्रेल्सफोर्ड। ब्रेल्सफोर्ड एक समाचार पत्रिका है। ये पता है क्या बोलता है गांधी जी को कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। एक केतली में पानी उबालने से, ठीक है, उबालने से हराया जा सकता है, यानी तंज कस रहा है, ठीक है, हराया जा सकता है। ये तंज कस रहा है किनके ऊपर, तो कहिए गांधी जी के ऊपर। तो अब एक और पत्रिका है, वो पत्रिका का नाम क्या है, तो स्टेटमैन पत्रिका यही पत्रिका है। तो ये जवाब देता है, पत्रिका ये जवाब देता है, ठीक है। ये जवाब क्या देता है कि गांधी महोदय, कौन, तो कहेगी गांधी महोदय जब तक पानी को उबालते रहेंगे, तब तक पानी को उबालते रहेंगे, तब तक पानी को क्या करते रहेंगे, उबालते रहेंगे, जब तक कि उनको डोमिनियन दर्जा प्राप्त न हो जाए। उबालते रहेंगे जब तक उनको डोमिनियन राज का दर्जा प्राप्त ना हो जाए। समझ में आया। तो अभी हमने समझाया डोमिनियन राज का दर्जा प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा इस तरीके से आपको पूछा जाता है स्टेटमेंट में, क्योंकि अब तो एग्जामिनर तो काफी तेज हो चुका है। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और इसमें बताना है, ऐसा नहीं कि इतना ही हमने बताया और आगे बढ़ गया, ठीक है। तो चीजों को समझते हुए आगे देखिएगा। इतना तो कर लिया। चलिए, अब एक व्यक्ति है कौन, तो ये हमारे भारत देश के हैं, तो कहिए कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब ये सुभाष चंद्र बोस की अगर बात कर देते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ने पता है क्या क्या कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये महात्मा गांधी ने दांडी से, ये साबरमती से जो दांडी जो यात्रा किया है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं दांडी यात्रा की तुलना एक नेपोलियन जो था फ्रांस के, ठीक है, यानी तुलना किससे करता है, तो पेरिस से एल्वा से पेरिस, ठीक है, एल्वा से पेरिस नेपोलियन के यात्रा की तुलना किया। क्योंकि उस टाइम की अगर बात कर देते हैं, जिस टाइम नेपोलियन था, नेपोलियन काल की अगर बात कर देते हैं, तो उस टाइम नेपोलियन भी एल्वा से पेरिस तक ऐसे ही पैदल यात्रा किया था। तो उसकी तुलना ये सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं। पेरिस से एल्वा में जो यात्रा किया था नेपोलियन ना, उसकी तुलना ये किसको कर रहे हैं, ये गांधी के दांडी यात्रा जो किए हैं ना, उसकी तुलना कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ठीक है, नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी रुकिए, अभी तो और ही बाकी है ना, इसको अभी रुकिए। कहाँ पे गया, इधर आइए साहब, बहुत तंग करता है भाई। चलिए इधर आइए। देखिएगा, अगर हम बात कर देते हैं, यानी अब क्या हो गया, नमक कानून स्टार्ट हो चुका है। तो नमक कानून स्टार्ट हो चुका है ना, तो एक धरसन्ना नामक स्थान पर नमक गोदाम था, ठीक है। वहां पे क्या करना था, धावा बोलना था, यानी लूट पासाद करना था। तो धावा बोलने से पहले ही क्या होता है कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी को क्या कर लिया गया, तो क्या कि गिरफ्तार कर लिया गया। अब जैसे ही गांधी जी को गिरफ्तार किया जाएगा, तो आपको पूछा जाएगा कि कौन से जेल में भेजा गया था। तो इनको जो जेल भेजा गया था, एयरबदा जेल में भेजा गया था। एयरबदा जेल, ये एयरबदा जेल कहाँ है, तो ये कि पूना में है, ठीक है। अब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अब नेतृत्व कौन करेगा, अब तो दिक्कत तो है। तो अब नेतृत्व कौन करेंगे, तो अब्बास तैयब जी। कौन थे, तो कहिए कि अब्बास तैयब जी क्या करते हैं, तैयब जी इसका नेतृत्व कर देते हैं। लेकिन ऐसे ही नेतृत्व करते हैं, इनको भी क्या कर लिया जाता है, तो गिरफ्तार हो जाते हैं।
गिरफ्तार हो जाते हैं। तो अब नेतृत्व कौन संभालेगा? तो अब नेतृत्व संभालेगी कौन? तो कहिए कि सरोजिनी नायडू। अब सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में क्या होता है कि ये धरसन्ना जो है ना, ये नेतृत्व में धरसन्ना में क्या बोला जाता है? तो कहिए कि धरसन्ना में धावा बोल दिया जाता है। ठीक है, धरसन्ना में धावा बोला जाता है। ठीक है, किनके नेतृत्व में? तो सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में। समझ में आया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कहिए कि कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी टाइम की अगर बात कर देते हैं तो उत्तर पश्चिमी प्रांत की अगर बात कर देते हैं, यानी इस साइड की अगर बात कर देते हैं, तो इस साइड एक व्यक्ति थे, कौन? कहे कि खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां। ये खान अब्दुल गफ्फार खां एक पार्टी बनाते हैं, यानी एक स्वतंत्र पार्टी जो है, मतलब कि एक संगठन था एक तरह का से। वो संगठन क्या था? तो कहे कि खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, मतगार, ठीक है, जिसको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। और इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किनको जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से। किनको? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। तो ये आपको पूछा जाएगा कि लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया था, यानी खुदाई खिदमतगार का स्थापना किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। देख रहे हैं क्वेश्चन कितने सारे हो रहे हैं। अगर और बात कर देते हैं तो मणिपुर की अगर बात कर देते हैं, तो मणिपुर में भी क्या हुआ था कि नागा जनजातीय के द्वारा असहयोग आंदोलन के समर्थन में वहां एक आंदोलन चलाया गया था। नागा जनजाति यहाँ पे लिख देते हैं, नागा जनजाति द्वारा किसके समर्थन में? तो कहिए कि असहयोग आंदोलन के समर्थन में जो आंदोलन वहां चलाया गया था, तो उसको बोलते हैं जिया तरंग आंदोलन। तो जिया तरंग आंदोलन कहाँ चला गया था? तो कहिए कि यह मणिपुर में चला गया था। और इससे एक व्यक्ति संबंधित है, तो उसको पूछा जाता है, क्योंकि आपको ये पूर्वी भारत के तो हैं, तो पूर्वी भारत के, सबसे पूर्वी भारत के हैं आपको, तो इससे चलते पूछा जाता है कि उस व्यक्ति को कौन थी? तो कहिए कि गौंडेल्यू। डेल्यू एक व्यक्ति थी। इसको पूछा जाता है कि जिया तरंग आंदोलन से कौन व्यक्ति संबंधित है? तथा गौंडेल्यू। समझ में आ गया? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कि नहीं, अभी और रुकिए, अभी रुकिए, थाम्बा। अगर बात कर देते हैं ये सारण जिला में, ठीक है, तो पूछा जाएगा कि बिहार में चौकीदारी कर जो था, ठीक है, चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। तो कौन से आंदोलन के समय? तो यही सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चौकीदारी कर का क्या हुआ था? विरोध हुआ था। कौन से जिला में? तो कहिए कि सारण जिला में। ठीक है, तो देखिएगा इतने सारे आपको क्वेश्चन आपको बना। अब तो अभी ये नॉर्मल सा क्वेश्चन बना करके हर कोई तो लग रहा होगा गर्दा उड़ा के धर दिए था। अब समझ में आ गया कि कितने सारे क्वेश्चन बने। आप खुद देखिए, पूछा जा सकता है, कई सारे क्वेश्चन आपको बने हुए हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा। अब इस तरफ लीजिए, चलिए, ले लिया होगा। चलिए, अब इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है हमने खत्म किया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन बना करके खुद को 30 मार्क खा नहीं समझना है। समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? तो देखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर बात कर देते हैं तो इसको आप पहले मिटाते हैं। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, ये विधवा पुनः विवाह एक्ट को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। जो 1856 ईस्वी में जो विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट आया था, तो उनको लागू करवाने में सर्वप्रमुख भूमिका कौन निभाते हैं? तो कहिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर निभाते हैं। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं अब, बस। ठीक है, देखिए भाई, देखिए यहाँ पे बात कर देते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर देते हैं। तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आता है? तो कहिए कि 1856 ईस्वी में आता है। तो इसको पास कौन करता है? तो कहिए कि लॉर्ड कैनिंग। कौन करता है? तो कहिए कि लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो कहिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पूछा क्या है कि किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से नहीं, ये बाल विवाह से बिल्कुल नहीं। महिला सशक्तिकरण, लेकिन हम आगे देखते हैं। बहु विवाह, ये जी बिल्कुल नहीं। सती प्रथा, तो ये तो राजा राम मोहन राय थे। तो ऑप्शन नंबर क्या, यानी महिला सशक्तिकरण से ये संबंधित व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया कि इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी? अभी हमने चर्चा किया है, लाल कुर्ती, याद आ रहा है? चलिए, तो इसका आंसर कौन हमने बताया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, चलिए
आगे क्या बोला गया कि पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ। देखिएगा पंचशील समझौता कब होता है तो 1954 में हो जाता है। तो प्रतिपादन की बात कर देते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो 52 नहीं, 56 नहीं, अब 54 है तो 54 के आसपास में एक ही वो है, 55 लगाइए, ठीक है, आंसर हो जाएगा 1955। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, सबको याद है। देखिएगा अगर बात कर देते हैं 13 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कहाँ में हुआ था तो कहे कि ये अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। तो अमृतसर में क्या हुआ था तो कहे कि जालियांवाला बाग हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये किस कौन से व्यक्ति का था तो ये जल्ली नामक व्यक्ति का था, जल्ली नामक व्यक्ति का ये बाग था, ठीक है। तो इसको सहयोग कौन किया था तो भारतीय एक व्यक्ति था, सहयोग कौन किया था तो भारतीय व्यक्ति, तो हंसराज नाम का एक व्यक्ति था, वो जाकर के बोल दिया था कि सब देखिए वहां पे जा रही है, सब मीटिंग किए हुए है आपके खिलाफ में, हंसराज क्या कर दिया था, बोल दिया था, ठीक है। तो उस जो ये जो रिपोर्ट था इसके खिलाफ जो रिपोर्ट बना था इसमें बोला गया था कि 379 व्यक्ति का मृत्यु हुआ है और एक हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का स्थापना किया गया था, जिसमें 7 गो क्या थे तो कहिए कि 7 गो, इसमें 5 गो सॉरी, इसमें 5 गो कौन थे तो कहे कि 5 गो अंग्रेज था, ठीक है, 5 गो क्या था तो कहे कि अंग्रेज था और 3 गो कौन थे तो 3 गो भारतीय थे। तो 5 गो अंग्रेज को तो नहीं पूछेगा लेकिन ये भारतीय को पूछ देगा, कौन थे तो कहे कि शीतलवाड़ थे, शीतलवाड़ थे, फिर उसके बाद में साहबजादा थे और फिर उसके बाद में कौन थे तो एक जगत नारायण थे, जगत नारायण थे। तो इस तरीके से आपको पूछा जाता है। एक व्यक्ति और कौन थे, शंकरन नायर थे, ठीक है, शंकरन नायर, शंकरन कौन थे तो कहेंगे शंकरन नायर थे। ये शंकरन नायर की अगर हम बात कर देते हैं तो शंकरन नायर ने क्या किया था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, कार्यकारिणी परिषद से क्या कर दिया था, ये इस्तीफा दे दिया था। क्यों भैया, परिषद से क्या कर दिया था तो त्याग पत्र दे दिया था। क्यों, अरे भैया इसलिए कि तुम हमारे इतना व्यक्ति को तुम निहत्थे भीड़ों को मारोगे, हम तुम्हारे मतलब कि 22 क्या करने परिषद में रहेंगे, लो छोड़ देते हैं। कौन तो शंकरन नायर। ये पूछा जाता काफी ज्यादा क्वेश्चन है। एक और प्रमुख व्यक्ति है कौन तो कहे कि रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी, त्याग दी थी। नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया तो उपाधि को ये त्याग दिया। कौन तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर देते हैं तो 1913 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज मिलता है, जो एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। समझ में आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, अभी हमने चर्चा किया 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी, याद आ रहा है, बस ऑप्शन नंबर 1। क्या स्पीड ऑफ टाइम दे। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष। देखिएगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था तो कहिए कि 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन जी, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी जानते हैं कि 1931 ईस्वी का कराची में अधिवेशन हुआ था, तब कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, जो कांग्रेस का था। कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था तो कहे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। और इसी में मूल अधिकार के बारे में बताया गया था, मूल अधिकार के बारे में जो बताया गया था ये इसी कराची अधिवेशन में बताया गया था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, काफी आसान क्वेश्चन है, इस पे बिल्कुल टाइम नहीं देना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, गांधी युग। तो देखिएगा 1915 ईस्वी में स्टार्ट आ जाते हैं तो वही घड़ी से तो ये तो लग जाते हैं, ठीक है। तो कब से कब तक तो 1947 ईस्वी तक। तो दिया कब है 16, तो खत्म कर दीजिए। मोपला विद्रोह की बात कर देते हैं तो शायद 1921 ईस्वी में हुआ था, हमें जहां तक याद है 1918 दिया है, खत्म कर दीजिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापना कब हुआ था तो कहिए नागपुर में हुआ था, ठीक है, नागपुर में हुआ था। कब हुआ था तो 1925 में हुआ था। कौन किए थे तो केशव हेडगेवार ने किया था, केशव हेडगेवार ने किया था, ठीक है। चलिए, विजयदशमी के दिन, ये हिंदू नेता थे। तो ये तो सही है 25 में, ठीक है।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की बात कर देते हैं तो इसका स्थापना 1920 में होता है, 21 में नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे? तो कहे कि लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि उस समय आपको जानते हैं कि अगर बात करते हैं यानी 1965 का युद्ध की टाइम की अगर बात कर देते हैं तो कौन थे? तो यही थे, कौन? लाल बहादुर शास्त्री ही थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो देखिएगा इनका मृत्यु पहले आपको पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो 1964 ईस्वी में 64 नहीं शायद 67 ईस्वी में इनका मृत्यु होता है। नहीं 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 64 में इनका मृत्यु होता है, ठीक है। 62 का युद्ध देखते हैं फिर उसके बाद में ये तो निपट जाते हैं। 1964 ईस्वी में शायद, ठीक है। चलिए 1964 ईस्वी में इनका मृत्यु होता है। जन्म की अगर बात कर देते हैं तो इनका जन्म की अगर बात कर देते हैं तो जन्म ये 1889 ईस्वी में होता है, ठीक है। 1889 ईस्वी में गांधी जी से 20 साल के छोटा है, ध्यान रखिएगा, गांधी जी से कितने साल के छोटा है? 20 साल के छोटा है, क्योंकि गांधी जी का जन्म कितना होता है? 1869 में, 69 में होता है, ठीक है। तो इनका जन्म होता है, तो इनका जन्म होता है 1879 में हो रहा थी, 89 में हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि डॉट 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 महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा। अभी हमने दांडी मार्च को पढ़ा कब? तो 12 मार्च को। 12 मार्च स्मॉल डेट देता तो दिमाग खराब कर देता है, इसीलिए स्मॉल डेट यहाँ पे नहीं दिया है, तो कोई बात, हमने स्मॉल डेट को बताया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिएगा जब एक तरीके से आप पढ़ लेते ना अच्छे तरीके से, तो आपको क्वेश्चन को एकदम एकदम हवा में उड़ाते हुए चलते हैं, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अभी हमने चर्चा किया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपको सोचना पड़ रहा है। क्या बोला गया है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भारतरचना की? यानी अगर बात कर देते हैं तो देखिएगा ये व्यक्ति कौन थे? तो कहे कि दादा भाई नौरोजी थे। ये दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने, नौरोजी की अगर बात कर देते हैं तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, द पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड एंड द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। तो ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। अगर बात कर देते हैं कि जिस जैसे में देखिएगा, अगर जैसे में इंडिया में संसद क्या है कि 2 सदन है, एक तरफ में कौन है? तो एक तरफ में आपको लोकसभा है और एक तरफ में कौन है? तो एक राज्यसभा है। उसी तरह से ब्रिटेन के जो संसद है, तो ब्रिटेन के संसद है, एक तरफ में कौन है? तो कहे कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और एक वो हाउस ऑफ कॉमन है। हाउस ऑफ क्या है? तो कहे कि कॉमन है। तो ये व्यक्ति जो क्या थे कि हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर बने थे, ठीक है। ये मेंबर क्या थे? बने थे। तो आपको पूछा जाता है कि मेंबर कहाँ से बने थे? तो फिन्सबरी से बने थे। फिन्सबरी से ये कौन बने थे? तो कहिए कि ये दादा भाई नौरोजी बने थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी बने थे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। तो पूछा गया है तो वही क्या आर्थिक निष्कासन का भारतरचना किसने किया था? तो यही व्यक्ति थे, इसी में बताया गया था, अभी तो हमने बताया। और ये व्यक्ति जो थे ये फिन्सबरी से आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गए भी थे, यानी चुन करके भी गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहीं तक वीडियो था। वीडियो कैसा लगता होगा जरूर बताइएगा, थोड़ा सा मेहनत लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तब भी बताइएगा, खराब लगता होगा तब भी बताइएगा, अगर कोई सुझाव होगा तो बताइएगा जरूर, ठीक है। और बस यही कहेंगे भाई कि मेहनत निरंतर जारी रखिए, मेहनत में कभी भी कमी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको 2 दिन पढ़ लिया, जैसे में भी रिजल्ट निकला है ना, तब कई लोग एकदम खखुआ करके पढ़ रहे होंगे, 10 दिन 15 दिन खूब पढ़ करके फाड़ देंगे। 15 दिन के बाद पढ़ेंगे नहीं, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, तरसों से पढ़ेंगे। अरे भाई, अरे अभी बतिया लेते हैं, तो कुछ नहीं होने जाना है। फिर उसी तरह से दिलवा में बड़का वो लगेगा छेदा जब रिजल्ट आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से उस सबको छोड़िए, इग्नोर कीजिए, फालतू लोगों को इग्नोर कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए और निरंतर प्रयास जारी रहना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर पूरी आक्रामकता के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। वीडियो अच्छा लगता होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा।